हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए फिर से एक अमेजिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिनजियांग शहर के एक्सप्रेसवे पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस तुरंत हादसे वाले जगह को घेरती है और लाइट चेसिंग रेस्क्यू टीम को बचाव कार्य के लिए बुलाती है। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। फिर हम देखते हैं सेंट्रल अस्पताल की एक सर्जन जो मरीजों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारी डॉक्टर जान्यान, जो खुद इस जाम में फंसी होती हैं, वो स्थिति को देखते हुए बिना समय गंवाए तुरंत हेल्प के लिए आगे बढ़ती हैं। फिर हम मिलते हैं हमारे वकील लुओबेन से, जो कार ड्राइव करते हुए अपनी सिस्टर से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, आज बहुत काम था इसीलिए थोड़ा देर हो जाएगी, पर तुम चिंता मत करो, मैं डिनर ऑर्डर कर दिया हूँ, 6 बजे तक डिलीवर हो जाएगा। फिर उसके क्लाइंट माँ बाओमिंग का कॉल आता है। फिर माँ बाओमिंग बोलते हैं कि लुओबेन, तुम्हारे पास टाइम है क्योंकि मुझे तुमसे फेस टू फेस कंपनी के मर्जर इशू पर कुछ बात करनी है। लुओबेन बोलता है, मेरा सारा दिन कोर्ट में बीतता है, लेकिन आपके लिए मेरे पास हमेशा टाइम है, मैं आपसे 1 घंटे बाद मिलता हूँ। फिर वो बिजनेस मीटिंग के लिए जाने लगता है। तब उन्होंने देखा कि बहुत ट्रैफिक है। फिर लुओबेन रास्ता बदलने का सोच रहे होते हैं। तभी जान्यान अचानक उनकी कार के सामने आकर रुक जाती है। लुओबेन के कुछ कहने से पहले ही जान्यान कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है और उनसे बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आगे एक कार का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उस हादसे वाली जगह तक ले चलो। लुओबेन ये सब देख के बहुत हैरान हो गया और वो बोलता है कि पागल हो क्या, तुम मेरे बिना इजाज़त के कैसे मेरे कार में बैठ गई, लेकिन फिर भी उसे हादसे वाली जगह तक पहुंचा देता है। फिर हम देखते हैं कि हादसे में एक बड़ी लकड़ी से लदी ट्रक से कार बुरी तरह से कुचल गई थी। कार में बैठे पति पत्नी अपनी जान की परवाह किए बिना जान्यान से अपने छोटे बेटे को पहले बचाने के लिए बोलते हैं। लुओबेन और जान्यान दोनों एक दूसरे की हेल्प से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। फिर लाइट चेजर रेस्क्यू टीम आती है और बच्चे के माता पिता को बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान जान्यान केयरफुली होकर इस सिचुएशन को संभालती है और जख्मों पर दावा लगाती है। फिर जब सबको बचा लिया गया तो वहां पर मौजूद लोग तालियां बजाते हैं और खुशी मनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस हादसे का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। जब लुओबेन लॉ फर्म वापस जाते हैं तो उन्हें जान्यान का डाइविंग बैग और डॉक्यूमेंट्स उनकी कार की पिछली सीट पर मिलते हैं, जिसे वह अपनी असिस्टेंट एरियल को सौंप देते हैं और बोलते हैं, इसे अच्छे से रखना वहीं। माँ बाओमिंग अपने लिविंग रूम में वीडियो देखते हुए मजाक करते हैं कि लुओबेन अब एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने वाला है। इसके बाद माँ बाओमिंग अपने असली मुद्दे पर आते हैं और वह बताते हैं कि उनकी कंपनी और रुई पिक्चर्स नाम की दूसरी कंपनी, दोनों कंपनियां साथ में काम करने से पहले एक दूसरे की वित्तीय स्थिति, कानूनी स्थिति और अन्य इम्पोर्टेंट जानकारी की जांच करना चाहती है ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। लेकिन डिंग 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 नाम की एक पेंटर हैं जो पहले केके नाम के एक मशहूर पेंटर की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। उसने केके के साथ काम करने और उनकी पेंटिंग की नकल करने की कोशिश की थी। डिंग 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 और अन्य पेंटरों को चिंता है कि मर्जर के बाद उनकी कला और उनके अधिकारों पर कंपनी का नियंत्रण हो सकता है या उनके काम की कीमत घट सकती है, इसलिए वे इसका का विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान हॉस्पिटल में डायरेक्टर झा ने ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों को चर्चा के लिए बुलाया था और एक उचित योजना तैयार की, लेकिन जान्यान ने बोला, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, और खुद ऑपरेटिंग रूम में जाकर ऑपरेशन करने का फैसला लिया। फिर हेड नर्स ने देखा कि रिसेप्शन पर काम कर रही नर्स आपस में फुसफुसा रही थीं कि जान्यान डॉक्टर जा के अगेंस्ट सर्जरी करने को बोल रही हैं, यह अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हैं। फिर हेड नर्स ने उन्हें डांटा और बोला, अपने काम पर ध्यान दो। असल में सभी जानते हैं कि जान्यान और काई युक्सियाओ के बीच डिप्टी डायरेक्टर के पद के लिए मुकाबला चल रहा है। फिर दिखाया जाता है कि चेजिंग लाइट ट्रेनिंग बेस में फाल्कनह नए लोगों को हार्ड ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये जो सॉफ्ट स्किन लेकर घूम रहे हो ना, लगता है अभी तुमने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली है, चलो जल्दी से 100 पुशअप्स लगाओ। तभी झांग फेई और अन्य लोग हाईवे पर हुए एक्सीडेंट में जख्मी लोगों को बचाकर वापस आते हैं, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। जान किंगशान, जो लाइट चेजर रेस्क्यू टीम के कैप्टन हैं, सभी की प्रशंसा करते हैं और अनाउंस करते हैं कि आज रात का डिनर करके जाना, क्योंकि सबने आज बहुत मेहनत की है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर उधर जान्यान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हॉस्पिटल ने जान्यान के सफल ऑपरेशन की प्रशंसा की जाती है, लेकिन फिर कई युक्सियाओ जान्यान के पास आकर बोला कि तुमको डायरेक्टर झा को नाराज नहीं करना चाहिए था। लेकिन जान्यान ने साफ साफ कह दिया कि एक डॉक्टर का फर्ज अपने मरीजों की जान बचाना है और उन्हें किसी और की चिंता नहीं करनी चाहिए।
मैं जानती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मैं अपने मरीजों की जिम्मेदार लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर झानियान डिप्टी डायरेक्टर के पद के अलावा इन दिनों अपने प्रोफेशनल टाइटल के काम में भी बिजी हैं। उसे अचानक याद आता है कि उसका डाइविंग बैग रोबेन की कार में छूट गया था। इसी समय उसे यह भी पता चलता है कि उनकी चचेरी बहन डिंग 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 सुसाइड करने के लिए छत पर चढ़ गई है। फिर हम देखते हैं कि डिंग डिंग डिंग, जो कि एक पेंटर है, वो माँ बाउमिंग से साइन करवाने के लिए छत पर सुसाइड करने के लिए उनको धमकी दे रही थी और उसने उन पर कई आरोप भी लगा रही थी। फिर माँ बाउमिंग के बोलने पर लूबेन छत पर जाकर डिंग 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 से बात करते हैं और उसे सुसाइड न करने के लिए मनाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा मत करो, तुम एक अच्छी पेंटर, ऐसा करके क्या मिलेगा, अपने पेंटिंग पे वर्क करती रहो, फ्यूचर में तुम्हें बहुत क्रेडिट मिलेंगे। उनके समझाने के बाद डिंग 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 बोलती है, सच में तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। फिर वह सुसाइड का विचार छोड़ देती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वह छत से गिर जाती है। सौभाग्य से नीचे लगे लाइफ सेविंग एयर कुशन की वजह से उसे कोई चोट नहीं पहुंचता। फिर जानियान वहां एम्बुलेंस में बैठ के पहुंचती है, लेकिन तब तक मामला टल जाता है। फिर जानियान लुओबेन को वहां देखती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर लुओबेन बोलता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर जानियान उसको हॉस्पिटल का पता देकर कहती हैं कि वह उनका डाइविंग बैग वापस भेज दें। फिर लुओबेन वापस फर्म में जाकर एरियल को बैग लौटाने के लिए कहते हैं। एरियल बोलती है, कौन है ये क्यूट लड़की? तो लुओबेन बोलता है कि डॉक्टर है। और तुम्हें कैसे पता कि ये क्यूट है? तो एरियल बोलती है, टिमे। फोटो देखी हूँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वकील लुओबेन की बहन लुओ युआन को, जो बोल नहीं सकती है। वो किंडरगार्टन में बच्चों को डांस सिखा रही होती हैं। तभी एक छोटे बच्चे के गले में खाना फंस जाता है और वह सांस नहीं ले पाता है। फिर झांग फेई, जो लाइट चेजर रेस्क्यू के साथ काम करता है और एक डिलीवरी देने के लिए किंडरगार्टन आता है, वह बच्चे को समय रहते बचा लेता है। लुओ युआन जब देखती हैं कि उसने हाइमलिच मैन्यूवर का प्रयोग कर बच्चे की जान बचाई है, तो वह उसकी तारीफ करती हैं। उसी रात सभी वकील गांव के बड़े ऑर्डर के साइन होने की खुशी में पार्टी करते हैं। हालांकि लॉ फर्म के संस्थापक चिऊ शेंगजे लुओबेन को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। चिऊ शेंगजे उन्हें अपनी लॉ फर्म में इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के बारे में सोचते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिनर के बाद लुओबेन अपने अगले कुछ दिनों के बिजनेस ट्रिप को ध्यान में रखते हुए अपनी बहन लुओ युआन के लिए कुछ खाना और जरूरी सामान तैयार करते हैं। एरियल को बोलती कि लुओबेन, तुम अपनी बहन का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं और उसे बिगाड़ रहे हो। लेकिन लुओबेन को एरियल का उसके सिस्टर प्रति प्यार का एहसास नहीं हुआ और वो बोलता है कि मुझे उसके खाने के लिए कुछ लेना है, तुम चलो, मैं पास के एक कन्वीनियंस स्टोर से कुछ ले लेता हूँ। जहाँ वह देखता है कि एक आदमी चोरी छिपे झानियान की स्कर्ट की फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है। लुओबेन अपनी समझदारी से उस आदमी को रोकते हैं और वह आदमी भाग जाता है। फिर झानियान पूछती है, तुम क्या कर रहे थे? फिर लुओबेन बोलता है, वह आदमी तुम्हारे स्कर्ट के नीचे का फोटो खींच रहा था। फिर यह सुनकर झानियन ने उस आदमी को पकड़ना चाहा और वह दरवाजे से बाहर दौड़ी, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था। फिर उसने लुओबेन को पुलिस को तुरंत न बुलाने के लिए दोषी ठहराया, लेकिन लुओबेन ने इसका जवाब दिया कि पुलिस को क्या दिखाओगे, मैंने सारी फोटो उसके फोन से डिलीट कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि लुओबेन ने दुकान से सारा ब्रेड खरीद लिया, जिस पर झानियान ने उसे डांटा। फिर लुओबेन ने बोला कि तुम मेरे में से एक बैग ब्रेड ले सकती हो, जिस पर झानियान ने उसे डांटा और बोला, दो अपना फोन दिखाओ। फिर फोन चेक करती है और उदास होकर वहां से चली गई। फिर हम देखते हैं कि जियोंग फेई कुरियर देने के लिए रिहायशी इलाके में गया और देखा कि मकान मालकिन लुओ युआन है, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर उसका सामान ऊपर ले गया और लुओ युआन ने उसको पानी दिया पीने के लिए। फिर जियोंग फेई देखता है कि उसके हाथ गंदे हैं, तो बोलता है कि वॉशरूम कहाँ है। फिर लुओ युआन उसको इशारे से बताती है और वो वॉशरूम जाता। फिर उसी समय लुओबेन घर आया और दरवाजे के पास मेल के जूते और पैरों के निशान देखे। वह तुरंत गोल्फ क्लब लेकर बाथरूम की ओर गया, मानो कोई चोर घर में घुस आया हो। हालांकि लुओ युआन ने सब कुछ समझाया, फिर भी लुओबेन, जो अपनी बहन की बहुत केयर करता है, लेकिन पूरी तरह से उस समय उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लुओबेन अपनी बहन की बस सेफ्टी करना चाहता था। और उसने जियोंग फेई से बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि तुम कौन हो मेरे घर के अंदर, वो भी वॉशरूम में क्या कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। फिर जियोंग फेई बताता है कि मैं डिलीवरी मैन हूँ, मैं तो बस आपकी सिस्टर की हेल्प कर रहा था। फिर वहां से चला जाता है। फिर लुओ युआन इशारे से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जाओ उससे माफी मांगो। लेकिन लुओबेन बोलता है, माफी मैं क्यों मांगू। फिर लुओ युआन को यह सब पसंद नहीं आया और वह अपने कमरे में जाकर उदास मन से अपना सामान पैक करने लगी।
लुओबेन को लगा कि उसकी बहन घर छोड़कर जाने वाली है, इसलिए उसने जल्दी से माफ़ी मांगी और उसे बोला कि ऐसे स्ट्रेंजर लोगों को घर के अंदर नहीं बुलाया जाता। फिर लुओ युआन कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, हम डांस स्कूल में मिले थे। फिर लुओबेन ने अपनी सिस्टर को एक सीटी वाला नेकलेस तोहफे में दिया, क्योंकि लुओ युआन बोल नहीं सकती थी। और लुओबेन ने बोला कि तुमको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम सिटी बजाकर मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब चलो, गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हारे पसंद का ब्रेड लाया हूँ, चलो खा लो। फिर लुओ युआन बताती है कि उसका सामान पैक करने का असली वजह था कि फेंग की स्पेशल एजुकेशन स्कूल ने उसे पढ़ाने के लिए बुलाया था और संयोग से लुओबेन भी फेंग की बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। फिर वह बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं अपनी टिकट चेंज करवाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा अकेले जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वह उसी फ्लाइट की टिकट बुक करने वाला था, लेकिन लुओ युआन ने उसे बाहर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि वह अपने भाई के कंट्रोल से परेशान हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेजिंग लाइट बेस अपने सदस्यों के लिए वीकेंड में ट्रेनिंग आयोजित करता है, जहां दिखाया जाता है कि डायंग नाम का एक आदमी ने बोला कि फाल्कन लकड़ी उठाने वाली ट्रेनिंग की जगह कुछ और करे, क्योंकि वह बहुत बोरिंग थी। रेस्क्यू टीम एक ऐसी टीम है जिन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, इसलिए सभी के पास अपनी अपनी जॉब्स होती हैं। जियोंग फेई जो डिलीवरी मैन है, वह अपने काम को समय पर नहीं कर पाता, जिससे कुरियर कंपनी ने उसका एरिया छोटा कर दिया, जिससे उसकी तनख्वाह भी कम हो गई। फिर हम देखते हैं कि डापेंग और जियोंग फेई में बहस हुई और डापेंग की पत्नी भी कॉल पर उसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी न निभाने पर बुरा भला कह रही थी, जिसकी वजह से वह उदास हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुओ युआन पहली बार स्कूल में ना बोल पाने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी और वहाँ का माहौल बहुत ही खुशहाल और अच्छा था। फिर प्रिंसिपल ने एक टूटी हुई कुर्सी देखी और शरारती लड़के की तरफ बेबस होकर देखा, ये बहुत शरारती लड़का है। फिर तुरंत लुओ युआन की तरफ मुस्कुराया। इसी बीच हम देखते हैं कि लुओबेन एरियल के साथ फेंकी पहुंचा, लेकिन वह एरियल की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और सिर्फ लुओ युआन को मैसेज भेजने में लगा था। एरियल बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर बड़ी हो गई है, उसे अपने फैसले खुद लेने दो, कभी तो उसे अकेला छोड़ो। फिर हम देखते हैं हमारी हीरोइन को, जानियन को, जिसने अगले हफ्ते नेशनल जनरल सर्जरी एकेडमिक एक्सचेंज के लिए साइन अप करना चाहा, लेकिन डीन को मरीज के परिवार की शिकायत मिली, जिसकी वजह से डीन ने जानियन को डांटा। इसके बाद डीन ने काई युक्सियाओ को हॉस्पिटल की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसे चुना। जानियन इस फैसले से बहुत नाराज थी, लेकिन वह इसे बदल नहीं सकी। फिर काई युक्सियाओ ने जानियन को दिलासा दिया और कहा कि वह मीटिंग के मिनट्स तैयार करके उसे शेयर कर देगा। फिर दिखाया जाता है कि जब लुओबेन ग्रुप बॉस के साथ गोल्फ खेल रहा था, उसने अचानक झील पर कुछ अजीब देखा। फिर जोरदार झटके आने लगे। 6 तीव्रता के भूकंप ने फेंकी काउंटी की शांति को तोड़ दिया। चीख पुकार और रोने की आवाजें गलियों और सड़कों पर गूंजने लगीं। टूटे हुए दीवारें, झुकी हुई इमारतें, गिरी हुई इमारतों के टुकड़े और ऊंची इमारतों की छतों पर फैली हरी भरी वनस्पतियां यह सब दिखा रही थीं कि यहाँ के लोग भयंकर तबाही का सामना कर रहे हैं। फिर भूकंप के तुरंत बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने आपदा राहत कार्य शुरू किया। चेजिंग लाइट रेस्क्यू टीम ने अपने सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और शहर के अस्पताल ने भी एक मेडिकल टीम को रवाना किया। जानियन को पहले टीम लीडर के रूप में और कार्ड युक्सियाओं को दूसरे टीम लीडर के रूप में चुना गया, ताकि वे साथ मिलकर भूकंप में फंसे लोगों की सहायता कर सकें। फिर लुओबेन अपनी बहन को खोजने के लिए खतरे के बावजूद शहर की तरफ भागा और वहां का भयानक सीन देखकर वह बहुत डर गया। उसी समय चेजिंग लाइट रेस्क्यू टीम भी जल्दी ही पहुंच गई। कैप्टन जान किंगशान ने चारों ओर देखा और अचानक दर्दनाक यादों में खो गया। बार बार अपनी पत्नी को बचाने की कोशिशें उसे याद आने लगीं, लेकिन लास्ट में वह कुछ नहीं कर पाया था। हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम लेले था, मलबे के नीचे दबा हुआ था और वह बहुत कमजोर था। लुओबेन उससे बाहर बात फिर करता रहा। अपने बचपन के भूकंप के बारे में सोचते जिक्र करते हुए बच्चे को बताता है, जब लुओबेन छोटा था, मौत और दर्द का सामना करते समय उसके पास सिर्फ डर और रोना था। उसकी माँ ने उसे पकड़ा और सीटी बजाई, जिसकी आवाज मलबे से बाहर फैल गई। इसी सीटी की आवाज ने उसे और उसके माता पिता को बचाया था। उसने लेले को उम्मीद न छोड़ने के लिए लगातार बोलता रहा, लेकिन लुओबेन बहुत उदास था, क्योंकि उसने देखा कि लेले की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। शुक्र है कि चेजिंग लाइट रेस्क्यू टीम समय पर पहुंच गई और लुओबेन ने जियोंग फेई को तुरंत पहचान लिया और उनकी हेल्प से लेले को बचाया।
जब फेंकी काउंटी में विस्फोट हुआ तो स्कूल के अधिकतर लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर जा चुके थे, इसलिए कोई भी ज़्यादा घायल नहीं हुआ। लेकिन लुओ युआन एक बच्चे को बचाने के लिए स्कूल की मलबे में फंसी हुई थी और यहाँ तक कि पुराने प्रिंसिपल भी उन फंसे हुए लोगों में से एक थे। फिर लुओ बेन ने रेस्क्यू टीम को जल्दी से बताया कि उसकी बहन बोल नहीं सकती, जिससे उसको बचाने का काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर जान किंग शान ने सभी को पाइप की दीवार और सीटी की आवाज पर ध्यान देने और फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने को कहा। इस समय प्रिंसिपल एक ईंटों के बीच छेद में फंसे हुए थे। उनको बहुत चोट लगी थी और बहुत कमजोर हो गए थे। तभी उन्होंने देखा कि उन्हीं के आसपास लुओ युआन और उसके साथ एक बच्चा भी है। फिर उन्होंने लुओ युआन और बच्चों को हिम्मत ना हारने के लिए बोला। तभी लुओ बेन ने अपनी सिस्टर को आवाज लगाई कि तुम कहाँ हो। यह सुनकर लुओ युआन भी अपनी सिटी को बजा रही थी। फिर लुओ बेन सिटी की आवाज सुनकर अकेले खंडहर में चला गया, जबकि बाकी लोग स्क्रीन के माध्यम से देख रहे थे। उधर लेले ने अपने परिवार को खो दिया था और वह उदास था, इसलिए झानियान उसे कहानियां सुनाने के लिए उसके साथ समय बिता रही थी। उसके लिए एक बटरफ्लाई बनाया ताकि वो थोड़ा खुश हो और कुछ खा ले, क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला था। वह डिंग 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 को उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी देती है। डिंग 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 ने कमजोर सिग्नल का फायदा उठाकर अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि वह कल के बाद लौट आएगी। उधर शियोंग फी खंडहर के प्रवेश द्वार पर चढ़ते हुए एक रास्ता खोजने में सफल हो गया। लुओ बेन ने सलाह दिया कि वह खतरे से बचने के लिए दक्षिण की ओर से जाए। लुओ युआन का निचला शरीर एक भारी वस्तु के नीचे दबा हुआ था, जिससे स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। फिर लुओ बेन ने स्क्रीन के माध्यम से लुओ युआन द्वारा भेजे गए संकट संकेत को देखा और शियोंग फी को याद दिलाया कि अंदर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। फिर उसने अपनी बहन को इस हालत में देखकर लुओ बेन ने गुस्से में आकर रेस्क्यू टीम से जल्द अपनी बहन को बचाने के लिए बोला। फिर जान किंग शान ने लुओ बेन को शांत किया और सबसे पहले बच्चे को सुरक्षित निकालने की बात कही। इसके बाद लुओ युआन और पुराने प्रिंसिपल को बचाने के लिए भारी वस्तुओं को हटाने की योजना बनाई। झानयान, जो एक मेडिकल स्टाफ का हिस्सा थी, लुओ युआन को समय पर जरूरी इलाज देने के लिए साथ गई। लुओ बेन ने अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपनी बहन को हिम्मत रखने के लिए बोला। फिर हम देखते हैं कि पुराने प्रिंसिपल को यह पता था कि उनका बचना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने लुओ युआन को पहले बचाने के लिए बोला। लास्ट में लुओ युआन को बचा लिया गया, लेकिन प्रिंसिपल की चोटें जानलेवा साबित हुईं और उनकी मौत हो गई। जान किंग शान ने स्थिति की जानकारी डायरेक्टर लियू को दी और उन्हें फेंग की स्कूल के आसपास जांच करने का आदेश दिया गया। हर कोई खोज और बचाव के लिए किसानों के बाजार में गया और उनके साथ में और लोग और जानवर दोनों ही शामिल थे। फिर दिखाया जाता है कि डिंग 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 होटल के मलबे के पास कंप्यूटर ढूंढ रही थी। जैसे ही वह कंप्यूटर खोजने वाली थी, जो मिंग मिंग ने अचानक उसे रोक दिया और उसे बोला कि तुमको कंप्यूटर के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। दरअसल जो मिंग मिंग को पता था कि भूकंप के झटके कभी भी आ सकते हैं। डिंग 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 को भी थोड़ी शंका हुई कि ऐसा हो सकता है, और जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसे अपने पैरों के नीचे हल्के झटके महसूस हुए। सौभाग्य से जो मिंग मिंग ने समय रहते डिंग 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 की हेल्प की, लेकिन उसका पैर भी घायल हो गया और वह ब्लड देख के बेहोश होकर डिंग डिंग के ऊपर गिर गया। दूसरी ओर लुओ बेन वाइल्ड लैंड हॉस्पिटल के बाहर अकेला बैठा था। जो उसके साथ पास्ट में हुआ था उसे याद कर रहा था। जहाँ किंगशान उससे बात करने आया और बोला, लुओ बेन चिंता मत करो, डॉक्टर जानियन तुम्हारी बहन को बचा लेंगे। और उसने अचानक देखा कि दूर से डिंग 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 जो मिंग मिंग को कंधे का सहारा देते हुए आ रही थी। जहान किंगशान ने जो मिंग मिंग के घाव पर पट्टी बांधी, लेकिन डिंग 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 को लुओ बेन को देखकर गुस्सा आ गया और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कैप्टन बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानने हो। फिर डिंग 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 बोलती है, इसने मुझे चीट किया है। फिर जो मिंग मिंग ने जान किंगशान की बहुत ही पेशेवर पोशाक की तारीफ की और उसकी वर्दी से प्रभावित होकर उसने बोला कि मैं भी रेस्क्यू टीम में शामिल होना चाहता हूँ। फिर कैप्टन बोलते हैं, क्यों नहीं, जरूर। फिर एक नर्स आती है और बोलती है कि इमरजेंसी में टाइप ए ब्लड की जरूरत है। फिर बेचारे जो मिंग मिंग को ले जाया गया क्योंकि उसका ब्लड मैच कर रहा था। फिर ब्लड देने के बाद उसको वह उठा और उसको ठीक देखकर डिंग 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 जो मिंग मिंग के पास बैठी थी, जैसे ही वह जाने वाली थी कि उसने देखा कि जो मिंग मिंग ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और जोर देकर कहा कि वह रुक जाए और उसका ख्याल रखे। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुओ बेन ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से उसकी बहन का ऑपरेशन सफल रहा
और उसने दिल से झानयान को धन्यवाद दिया। फिर झानयान ने बोला कि लुओबेन को पुराने प्रिंसिपल को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन के साथ लुओ युआन और बच्चों की रक्षा की। लुओबेन को गांव के मुखिया से पता चला कि पुराने प्रिंसिपल ने अपना आधा जीवन स्कूल को बनाने में लगा दिया था, इसलिए उसने गांव के मुखिया को बैंक काट दिया, इस उम्मीद में कि वह स्कूल को फिर से बनवाने में कुछ हेल्प कर सके। फिर हम देखते हैं जो मिंगमिंग जो सो रहा था, लेकिन अचानक फोन की घंटी बजने से उसकी नींद खुल गई। फोन डिंग 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 का था, जो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही थी कि चिंता मत करिए, मैं जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करूंगी। तभी उसने पास में खंडहरों के पास 2 बच्चों को किताबें उठाते देखा तो वह जल्दी से आई और बोली, बच्चों तुम लोग यह क्या कर रहे हो, ये जगह बहुत डेंजर है। डिंग 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 ने उन्हें जल्दी से वहां से निकलने को बोला, क्योंकि वह जगह खतरनाक थी, और अपने बैग से 2 लॉलीपॉप निकाले जो उसने बचा रखे थे और उन दोनों बच्चों को दे दिया और बोला कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी बुक्स खरीद दूंगी, लेकिन इस जगह अब मत आना। आज भी बचाव का काम जारी था। झानयान लगातार सर्जरी कर रही थी और काफी थक चुकी थी, इसलिए सहकर्मियों के कहने पर वह एक खाली कोने में आराम करने चली गई। यह देखकर लुओबेन उसके पास बैठ गया और उसने अपने कंधे पर झानयान का सिर रखवा लिया और उसे सोते हुए देखने लगा। फिर कै युक्सियाओ, जो दूसरे दर्जे का डॉक्टर था, फेंग की काउंटी पहुंचा और ये सीन देखा। झानयान जब जागी तो उसने लुओबेन को पाया और समझ गई कि वह उसकी हेल्प के लिए ही रुका था। लेकिन फिर उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लुओबेन ने बोला कि मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। और फिर उसने सुना कि कै युक्सियाओ सर्जरी के बारे में झानयान से बात करने जा रहा है, तो वह वहां से पहले ही चला गया। उधर फेंग की काउंटी में लगातार झटकों के कारण रेस्क्यू टीम को अपना काम रोकना पड़ा और घायलों को वापस शहर ले जाना पड़ा। फिर डिंग 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 ने देखा कि मरीजों को शहर ले जा रहे हैं, तो उसने भी शहर लौटने के लिए रिक्वेस्ट किया। जो मिंगमिंग भी अब शहर लौटने का सोच रहा था, इसीलिए दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। उधर लुओबेन को राहत मिली जब उसने सुना कि उसकी सिस्टर अभी ठीक है और झानयान और लुओ युआन भी शहर लौटने वालों की सूची में थे। फिर कै युक्सियाओ ने झानयान को बताया कि पत्रकार उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन झानयान को यह पसंद नहीं था, इसलिए उसने कै युक्सियाओ को अपनी जगह इंटरव्यू देने के लिए कह दिया। फिर हम देखते हैं कि डिंग 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 ने इंस्टेंट नूडल्स का एक कप उठाया और उसे झानयान के लिए बचा कर रख दिया, नन जो अभी भी सर्जरी में बिजी थी। फिर डिंग 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 ने नूडल्स झानयान को दिया और बोला कि लो सिस्टर, आपके लिए है, बहुत लाइन लगाना पड़ा मुझे, तब जाके मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए भी रख लूं। और फिर झानयान के चेहरे पर उसकी बात को सुनकर हल्की सी मुस्कान थी और उसने बोला थैंक यू। फिर आगे हम देखते हैं कि जब शियोंगफी घायलों को ले जा रहा था, उसने लुओ युआन को देखा जो बहुत उदास थी और उसने उसे समझाया कि उसे पुराने प्रिंसिपल के मौत से इतना दुखी नहीं होना चाहिए। तभी उसका भाई आ गया और फिर शियोंगफी ने बोला लुओ युआन अपना ख्याल रखना, फिर बाहर चला गया। लुओ युआन भावुक हो गई और उसने अपने भाई से कहा कि जाओ शियोंगफी से माफी मांगो। इसलिए लुओबेन ने शियोंगफी से माफी मांगी, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह लुओ युआन से दूर रहे ताकि कोई गलतफहमी ना हो। शियोंगफी समझ गया कि लुओबेन क्या कहना चाहता था और उसने वादा किया कि फ्यूचर में वह और लुओ युआन कभी नहीं मिलेंगे। शियोंगफी को उसकी हेल्प के लिए धन्यवाद देने के लिए लुओबेन ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर उसे कभी जरूरत हो तो वह उसके पास आ सकता है, लेकिन शियोंगफी ने उसे लेने से मना कर दिया। जब लुओबेन टेंट में वापस आया तो उसने देखा कि कै युक्सियाओ एक मीडिया रिपोर्टर को लुओ युआन का इंटरव्यू लेने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन लुओ युआन कैमरे का सामना करने के मूड में नहीं थी, इसलिए लुओबेन ने गुस्से में कै युक्सियाओ और अन्य लोगों को भगा दिया और बोला कि तुमको दिखता नहीं है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और तुम लोगों को इंटरव्यू लेने की लगी है। लेकिन कै युक्सियाओ को क्रेडिट लेना था और वह कैमरा के सामने ऐसे ऐसे चीजें कर रहा था जैसे उसी ने सबकी जान बचाई है। फिर स्क्रीन पर बार बार दिखाई देने के कारण यह डॉक्टर सभी प्रमुख मीडिया नेटवर्क पर फेमस हो गया और उसने कई नर्सों का दिल जीत लिया जो अब हेड नर्स से भी लड़ने लगीं। फिर हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम ने मलबे में घायलों को ढूंढ निकाला, लेकिन दुख की बात है कि चोटों की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। अपनी मौत से पहले वह एक मोबाइल फोन पकड़े हुए था और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कह रहा था। मोबाइल फोन की जानकारी के आधार पर सभी ने अंदाजा लगाया कि मरने वाले की पत्नी लुलोंग काउंटी के गोया में थी, जो 10 मील दूर था। यह जानकर कि गोया की सड़क की मरम्मत की जा रही थी, जान किंगशान, जियोनफी और दापेंग ने पहाड़ी रास्ते से जाने का फैसला किया। जल्द ही
उन तीनों ने उस आदमी की पत्नी को एक फल की चट्टान के नीचे पाया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह औरत प्रेग्नेंट थी और बच्चे को जन्म देने वाली ही थी। उसे बहुत पेन हो रहा था, तो उन्होंने तुरंत टीम के डॉक्टर को सूचित किया। जब जान्यान शहर लौटने वाली गाड़ी में बैठने जा रही थी, तभी उसे यह न्यूज़ मिली और वह बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चे के जन्म में मदद करने के लिए रुक गई और अपनी जगह डिंग 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 को बोला कि तुम मेरी सीट में बैठ जाओ। और फिर डींग डींग और वह ए ग्रुप ब्लड देने वाला लड़का दोनों सीट के लिए झगड़ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सही समय पर लुओ बेन ने जान्यान को गोया ले जाने के लिए अपनी पहाड़ी मोटरसाइकिल का यूज किया और ऐसे चला रहा था जैसे हवाई जहाज। फिर जान्यान की हेल्प से माँ और बच्चा को बचाया गया। फिर सबको बचाने के बाद जान्यान, कई युक्सियाओ और अन्य लोग एक एक करके लिंजियांग शहर लौट आए। उधर हेड नर्स ने देखा कि अस्पताल के फ्रंट डेस्क पर हर दिन कोई ना कोई कई युक्सियाओ को फूल भेज रहा है। जिसने कुछ नहीं किया है फिर भी उसका श्रेय कई युक्सियाओ को मिल रहा है। हालांकि जान्यान को इन झूठे नामों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन हेड नर्स ने बताया कि हॉस्पिटल उन दो टीमों में से किसी एक टीम को चुनेगा और मुझे डर है कि कई युक्सियाओ जो सेकंड टीम में है, कहीं उन लोगों को इसका फायदा न हो। माँ बाउमिंग की कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ था और उन्होंने इसका उपयोग आपदा क्षेत्र में मिनरल वाटर और इंस्टेंट नूडल्स दान करने के लिए किया ताकि उन्हें अच्छा प्रचार मिल सके। लुओ बेन जो एक वकील था, इसलिए वह जानता था कि उनके इरादे कुछ और हैं। उसने माँ बाउमिंग से बातचीत कर डिंग 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 को 10 लाख युआन का मुआवजा दिलवाया। यह दरअसल डिंग 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 के प्रति धन्यवाद था, क्योंकि उसने लुओ युआन के लिए ब्लड दिलवाने में उसकी हेल्प किया था। फिर डिंग 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 को माँ बाउमिंग का फोन आया और उसने तुरंत उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया ताकि यह आगे चल के माँ बाउमिंग उसे धोखा न दे। फिर लुओ बेन अपनी सिस्टर से बात कर रहा था और उसने देखा कि अगल बगल का शोरगुल उसकी बहन के आराम में नहीं करने दे रहा है। और फिर उसने जान्यान से बोला कि मुझे एक सिंगल वार्ड अपनी सिस्टर को शिफ्ट करवाना है, लेकिन जान्यान ने बोला कि सिंगल वार्ड भरे हुए हैं। लुओ बेन को जान्यान की कही बातों पर शक हुआ और उसने बोला तुम झूठ बोल रही हो, और इस वजह से जान्यान नाराज हो गई। फिर हम देखते हैं कि जब से जान छिंगशान फ्रेंची काउंटी से वापस आए हैं, वह उस भूकंप वाले हादसे को भूल नहीं पाए हैं। उनके मन में बार बार वह पल याद आता है जब वह अपनी पत्नी और एक और बच्चे को बचा नहीं पाए थे। यह सोचकर अब तक उनका मन कचोटता रहता है और इस वजह से उन्हें मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है। और तो और उसकी वजह से पिता और बेटी के बीच की दरार और गहरी हो गई, क्योंकि जान्यान ने जब अखबार में पढ़ा कि पापा ने उस दिन माँ को बचाने का मौका क्यों गंवाया। अगर उन्होंने समय पर कुछ किया होता तो माँ आज हमारे साथ होती। जान्यान कैप्टन जान छिंगशान की बेटी है। फिर हम देखते हैं कि जोंग फेई को लू युआन से फ्रेंडशिप करने का मैसेज आया जब वह कुरियर डिलीवर कर रहे थे। उन्होंने कुछ समय के लिए सोचा, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर लू युआन ने जल्दी से मैसेज भेजा कि वह अपना कुरियर लेना चाहती है। तब उन्होंने रिप्लाई दिया कि वह अब उस इलाके में काम नहीं करते हैं। लुओ युआन को लगा कि उसके भाई ने जोंग फेई की शिकायत की थी। फिर वह अपने भाई से पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन लुओ बेन ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया और बोला सचमुच मैंने नहीं किया। फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद उसने कुरियर कंपनी से जोंग फेई के बारे में जानकारी ली। फिर उन्होंने अपनी बहन को बचाने वाली रेस्क्यू टीम को धन्यवाद देने के लिए लू बेन सीधा रेस्क्यू टीम वाली जगह पर गया, जहां उस समय जान छिंगशान एक बैठक कर रहे थे। सभी लोग सामान की कमी पर चर्चा कर रहे थे, जिस दौरान फल्कन ने बोला कि काश हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होता ताकि लोगों को बचाने में और आसानी होती। फिर सभी ने फाल्कन से बोला हेलीकॉप्टर नहीं है तो क्या हुआ, हम सब साथ तो हैं ना। फिर लू बेन ने लाइट चेसर रेस्क्यू जाकर जान छिंगशान को एक बैंक कार्ड देने को बोला, लेकिन जान छिंगशान ने बोला मुझे नहीं चाहिए। तुमने हमारे टीम के बारे में सोचा, उसके लिए थैंक्स। उन्होंने बार बार कहा कि रेस्क्यू टीम बस लोगों की भलाई के लिए है, ये सब हमारा काम है, हम पैसे नहीं लेते। फिर फाल्कन ने देखा कि लू बेन एक टैलेंटेड आदमी है और उसने बोला कि पैसे की बात मत करो, अगर तुम सच में हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो तुम रेस्क्यू टीम में शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम ड्राइवर बहुत अच्छे हो और हमारे टीम को एक ड्राइवर की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि जान्यान अपनी माँ की पूजा करने के लिए अकेली गईं और फिर जान छिंगशान जल्दी में वहां पहुंचे और बोले सॉरी मैं लेट हो गया। और वो बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, उनका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाया।
फिर जानियान ने अपने पिता की बात सुनकर बोलती है कि मुझे आपकी केयर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन आज भी आप साइलेंट हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब वह छोटी थी तो उस समय जानियान ने अखबार में अपने पिता के बारे में एक न्यूज़ देखी थी, जिसमें लिखा था कि उन्होंने एक छोटे लड़के को अपनी वाइफ से पहले मलबे से बाहर निकाला था और उसी वजह से उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और तब से उन दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई। फिर जानियान बोलती हैं कि डॉक्टर के रूप में आपको को समझती हूँ, लेकिन एक बेटी के रूप से मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। जान छिंगशान अपनी बेटी की पीठ को उदासी भरी नज़रों से देखते हैं जब वह वहाँ से चली जाती है। फिर बारिश होती है और जान छिंगशान अपने आप बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी, जब मुझे खुद ही नहीं पाता कि मैंने ऐसा क्यों किया था। फिर हम देखते हैं कि जो मिंगमिंग के लिंजियांग लौटने के बाद उसने अपने दोस्तों से एक कैफ़े में मिलने को कहा और गर्व से फ्रेंची काउंटी में अपने महान कारनामों की शेखी बघारने लगा और डिंग 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 को बचाने के बारे में भी झूठा दावा किया कि वह उसे अपने पीछे लगाना चाहती थी और उसने उसे मना कर दिया। लेकिन जो मिंगमिंग ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके मुंह से निकली बातें पास ही बैठी डिंग 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 ने साफ साफ सुन ली थीं और वह उसके पास आकर उसे पीटने लगी। इस वजह से मिंगमिंग चोट के साथ कंपनी गया, लेकिन उसने अपनी माँ को कोई शक नहीं होने दिया कि उसे चोट लगी है और फिर उसने ली आईखी की हेल्प ली। फिर जब डिंग 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 घर आई तो उनके पिता ने उन्हें बुलाकर उनकी कला में कमी निकाली कि क्या सारा दिन पेंटिंग करती रहती हो, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी लगा कि डिंग 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 सही काम नहीं कर रही हैं। फिर वे अपनी बेटी से बोलते हैं कि पेंटिंग करियर से कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फिर डिंग 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 को उन लोगों की बातें थोड़ी अजीब लग रही थीं। लास्ट में वह अपने माता पिता से गुस्सा हो गई और बोला कि अगर आप मुझे पेंटिंग नहीं करने देंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम सीरियस हो तो घर से निकल जाओ। डिंग 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 बहुत हैरान थी। फिर वो अपना सामान पैक करके घर से बाहर आ गई। फिर हम देखते कि उसके माता पिता का यह प्लान था। वे बस ऐसा करके अपनी बेटी को बड़ा करना चाहते थे। उसकी मम्मी बोलती है कि अब इसे अपने जिम्मेदारियों को खुद उठाने दो क्योंकि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। फिर हम देखते हैं कि लूबेन अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल में था और उन्होंने के यूशियाओ और नेता के बीच की बातचीत सुनी। तब जाकर उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल का उन्नत कोटा सबसे ज्यादा संभावना के यूशियाओ को दिया जाएगा, क्योंकि कई यूशियाओ टीवी पर अक्सर दिखाई देते रहा है और लंबे समय से सभी की नज़र में एक होनहार डॉक्टर बन चुका है। अगले अस्पताल के बेड पर मरीज भी के यूशियाओ के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। फिर लुओ युआन जानियान के लिए लड़ रही थी कि उसे बुलाकर लाओ ना भाई, मुझे उससे मिलना है। इसलिए लुओ युआन के कहने पर लुओबिन ने डीन और कई यूशियाओ के राउंड के दौरान जानबूझकर बताया कि जानियान आपदा क्षेत्र में मरीजों की देखभाल कर रही थीं, अपनी जान की परवाह किए बिना। मेरी सिस्टर की जान बचाई थी और मेरी सिस्टर उससे मिलके उसको थैंक्स कहना चाहती है। यह सुनकर पास खड़ी हेड नर्स ने जब लूबेन की तारीफें सुनी तो वह उसे देखकर बहुत मुस्कुराई और खुश हुई कि आखिरकार कोई जानियान के लिए बोलने को तैयार था। उधर लॉ फर्म को एक न्यूज़ मिली कि फांग छिन ग्रुप गारंटी मामले में उनका एक मुकदमा चल रहा है। चूंकि पहले से शामिल वकील कोई अच्छा प्लान नहीं निकाल पा रहे थे तो फांग डोंग ने लॉ फर्म बदलने का फैसला किया। फिर एरियल ने यह मामला लूबेन को बताया और उससे मिलने वाली सारी जानकारी को छांटकर उसे सौंप दिया। दूसरी ओर लूबेन को छत पर बंद कर दिया गया और वह बारिश में भीग गया। फिर उसने जल्दी से जानियान को हेल्प के लिए बुलाया। जानियान ने लूबेन के लिए ठंड की दवाई बनाई और लूबेन जो भीगा हुआ था उसने हेयर ड्रायर मांगा और बोला कि क्या तुम रोज इतना लेट रात तक काम करती हो। फिर जानियान ने बोला कि अब तुम जाओ क्योंकि मुझे काम करना है। फिर लूबेन चला गया यह बोलकर कि इतनी रात तक काम मत किया करो और जाते समय मछली टैंक को प्लग करना भूल गए। अगले दिन कै यूशियाओ ने देखा और बोला कि मछली टैंक को प्लग करना मैं कैसे भूल गया। फिर हम देखते हैं कि डिंग 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 ने लूबेन के घर के बगल में एक रूम किराए पर लिया और जानियान को काम के बाद उसे अपने पास आने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि डिंग डिंग ने बोला कि मैं यहाँ रहूंगी तो आपकी बेटी के बारे में अपडेट देती रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि जब डिंग डिंग जाने वाली थी उसने जो मिंगमिंग को फाल्कन से बात करते हुए देखा और सीधे उससे झगड़ने चली आई और बोला ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर जो मिंगमिंग ने बोला तुम यहाँ क्यों हो डरपोक, कहीं कि इससे दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई। लेकिन फाल्कन ने समय रहते सब संभाल लिया और झगड़ा को शांत किया और दोनों को बोला
कि अगर हमारी टीम में शामिल होना है तो फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। अब दोनों लोग हैंडशेक करते हैं। उधर हॉस्पिटल में अनाउंस हुआ और दोनों टीमों का चयन किया गया और सभी ने झानयान और कै युक्सियाओ को बधाई दी। इस बीच हेड नर्स और अन्य स्टाफ ने बताया कि लू बेन ने डीन के सामने जानयान के बारे में बहुत अच्छी बातें की थी, तुम्हें उसको थैंक्स करना चाहिए। फिर जानयान ने लू बेन का धन्यवाद किया। जब वह कॉफ़ी पी रहा था, फिर एक दिन जब जानयान बेकरी के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो गई, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह से हिली नहीं, क्योंकि वह लुओ युआन का धन्यवाद करने के लिए ब्रेड खरीदना चाहती थी। लू बेन ने यह देखा और छाता लेकर उसके पास आया। जब उसने जानयान से पूछा कि वह क्यों भीग रही है, तो उसने बोला कि मैं लुओ युआन के लिए ब्रेड खरीद रही हूँ। ये सुनकर लू बेन बहुत खुश हुआ और उसने जानयान को घर छोड़ते समय कहा कि तुम दूसरों की बात क्यों नहीं सुनती हो। लेकिन वह अचानक रुक गया और जानयान ने बाहर देखते हुए ऐसे दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं सुना है। उधर लुओ बेन ने अपनी मेहनत से फांग ककिन ग्रुप को मुकदमा जीतने में हेल्प की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जल्द ही उसका एक और मुसीबत इंतज़ार कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फांग का बेटा जिजे अचानक गायब हो गया। परिवार और दोस्त उसको ढूंढने में लग गए और जल्द ही सीसीटीवी कैमरा की जांच शुरू हुई। तो लू बेन ने जिजे का गुब्बारे के पीछे जाने पर ध्यान दिया और मौसम को देखते हुए सोच लिया कि जिजे कहाँ हो सकता है। उनका अनुमान था कि जिजे एक निर्माण स्थान पर हो सकता है और एक गहरे गड्ढे को देखा। और फिर मिस्टर फांग और अन्य लोग भी चिंतित होकर निर्माण स्थान पर पहुंचे। लू बेन ने बताया कि उन्हें चेजिंग लाइट रेस्क्यू टीम की हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास रस्सी और बचाने के सारे सामान थे जो इस सिचुएशन में काम आ सकते हैं। फिर शियोंग फी को लुओ युआन का एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें लिखा कि मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी है और उसने उसे रात के खाने के लिए इनवाइट किया। शियोंग फी ने बहाना बनाया और लुओ युआन को माना कर दिया कि मैं बिजी हूँ और मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन लुओ युआन ने हार नहीं मानी और कहा कि वह उसके आने का इंतजार करेगी। और चेजिंग लाइट रेस्क्यू टीम एक साथ मौके पर पहुंचे तो जिजे को बचाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और फिर बच्चे को बचाने के बाद शियोंग फी को भी गहरे गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस बचाव ऑपरेशन ने सभी का दिल जीत लिया और लू बेन का भी चेजिंग लाइट रेस्क्यू टीम में शामिल होने का मन हुआ। उधर लुओ युआन ने शियोंग फी का इंतजार करते हुए शाम से आधी रात तक गुजार दी, लेकिन एक्सप्रेस स्टेशन के बंद होने तक वह नहीं आया। इस बीच शियोंग फी को लुओ युआन की बात याद आई और वह तुरंत एक्सप्रेस स्टेशन लौटा। उन्होंने पाया कि लुओ युआन अभी भी उसका इंतजार कर रही थीं। दोनों ने सड़क किनारे एक स्टॉल पर सुअर के जिगर वाली नूडल्स को ऑर्डर किया। न केवल उनका स्वाद एक जैसा था, बल्कि उनकी पसंद नापसंद भी काफी मेल खाती थीं। लुओ युआन ने अपने भाई की कॉल का जवाब भी नहीं दिया और कॉल कट कर दिया और मैसेज किया कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर खूबसूरत पल को एंजॉय किया। फिर लुओ युआन को लगा था कि उनके भाई लू बेन पहले ही सो चुके होंगे, इसलिए वह चुपके से अपने कमरे में वापस आ गईं। तो लू बेन ने उसे देखा और तुरंत सवाल किया, तुम इतनी रात को अकेले बाहर क्यों गई थीं? लुओ युआन ने जवाब दिया कि वह केवल शियोंग फी से मिलने गई थी, लेकिन लू बेन को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, तुम्हें आधी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए था, इससे तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। लुओ युआन ने मजाक में कहा, तो क्या तुम मेरी परवाह करते हो? लू बेन ने जवाब दिया, हाँ, मुझे तुम्हारी टेंशन होती है। अगले दिन लू बेन लॉ फर्म में अपने काम पर लौटे। वहाँ एरियल ने लू बेन की बहादुरी की तारीफ की, खासकर जिस तरह उन्होंने फांग कइन ग्रुप के लिए केस जीता था। इस तारीफ ने लू बेन को सोच में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि कड़ी मेहनत और सही समय पर सही काम करने से वास्तव में अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूसरी ओर डापेंग, जो अक्सर असाइनमेंट पर बाहर रहते थे, अपनी पत्नी के साथ एक नई समस्या का सामना कर रहे थे। उनकी पत्नी बेस पर टीम रुआन से शिकायत करने आई कि डापेंग अपने परिवार की परवाह नहीं करते हैं। फाल्कन और उनके साथी सीढ़ियों पर लेटकर उनकी बातें सुनते रहे। रुआन ने कहा कि डापेंग, तुमको अपनी वाइफ को मनाने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। टीम रुआन ने डापेंग को छुट्टी लेने का फैसला सुनाया ताकि वह अपनी वाइफ के साथ समय बिता सकें, लेकिन डापेंग ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। सौभाग्य से
उनकी वाइफ समझदार थी और डापेंग के मनाने पर वह उसकी बात मान गई